Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 3, The Making of Global World. The summary of this chapter divided into two parts. Trade, the activity of buying, selling or exchanging goods or services between people, firms or countries. किसी भी देश, व्यक्ति या किसी कंपनी के मध्य में जो भी हस्तांतरण होता है, सामानों की बिक्री, सामान को खरीदना, बेचना या किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो अवधि होती है वो, या सामानों का आदान प्रदान, ये सब क्या कहलाता है? ये सब व्यापार कहलाता है. ग्लोबल इंटरनेट कंटेंडेंस. As early as 3000 BCE, an activity coastal trades linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. जो लगभग 3000 ईसा पूर्व एक एक्टिविटी थी, कोस्टल एक्टिविटीज़, यानी कि जो समुद्री किनारों से लगती हुई थी वेस्ट एशिया के साथ, जो आज भी चलती है. उसे जो इंदु घाटी की सभ्यता कही जाती है उससे जोड़कर देखा जाता है. उस समय पे जो माइग्रेशन ऑफ पीपल था, यानी कि लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना, या धन का आना जाना, या वस्तुओं का आना जाना, या विचारों का आना जाना, या कहीं पर जाकर अपनी जो संपत्ति है उसको कमाना, ये सभी क्या थी? ये सारी चीज़ें एक ग्लोबल वर्ल्ड बना रही थी, यानी कि वैश्विक रूप से लोगों को इधर से उधर आने जाने में मदद कर रही थी, जिसे हम आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सभी चीज़ें सभी जगह उपलब्ध हो जाती हैं. क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने समुद्री मार्ग से अमेरिका जाने की खोज की थी. तो इसमें उनके बारे में बताया गया है कि जब उन्होंने खोज की थी तो उन्हें किस तरह से उस नए रीजन के बारे में पता चला था, वहाँ क्या क्या उपलब्धताएं हैं उनके बारे में पता चला था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द वॉर विच ब्रोक आउट इन 1914 engulfed ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड. जो 1914 में विश्व युद्ध हुआ था, उसने लगभग पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया था, क्योंकि उसकी वजह से जहाँ भी परेशानी आई वो पूरे विश्व में आई, क्योंकि किसी एक देश पर आया हुआ संकट तो उस देश तक रह सकता है, लेकिन जब कई सारे देश उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो जाती है, तो 1914 का जो विश्व युद्ध हुआ था उससे पूरे विश्व के ऊपर संकट आया था, चाहे वो देश उस युद्ध में शामिल थे या नहीं थे. चटनी म्यूज़िक. चटनी के बारे में आप सभी जानते हैं कि चटनी किसे बोलते हैं. तो यहाँ चटनी म्यूज़िक जो है वो कैरेबियन द्वीप में चलते थे, यानी कि वहाँ इंडियन लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ का संगीत और इंडिया का संगीत मिलके बिल्कुल चटनी जैसे हो गए थे, यानी कि चटपटे और मज़ेदार से. तो उसमें पता ही नहीं चलता था कि हिंदी वर्ड कहाँ है और जो कैरेबियन वर्ड्स हैं या कैरेबियन म्यूज़िक है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. रोल ऑफ सिल्क रूट. द रूट ऑन विच कार्गोज कैरिड चाइनाज सिल्क टू द वेस्ट वर नोन एज अ सिल्क रूट. वो रास्ता जिससे कि जो चाइनीज़ सिल्क था उसका व्यापार किया जाता था दूसरे देशों के साथ, उसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं. जो ये सिल्क रूट है, इसी के जैसे और भी अन्य बहुत सारे सिल्क रूट जहाँ व्यापार जो है वो स्मूथली किया जाता है, यानी कि बिल्कुल आराम से कहीं भी आना जाना होता है, वो रास्ता बड़ा सेफ होता है और बड़ा स्मूथ होता है. तो इस तरह का जो रास्ता होता है, इस तरह के कई सारे रास्ते हमारे जो इतिहासकार हैं उन लोगों को काफ़ी सारे मिले हैं. समुद्री रास्ते भी मिले हैं, पहाड़ी रास्ते भी मिले हैं, लेकिन जो स्मूथ जहाँ से व्यापार होता हो इस तरह के रास्ते मिले हैं. ये तो हुई ट्रेड की बात. इसके अलावा जो बुद्धिज़्म वाले हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो बुद्धिज़्म भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे और ये हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार बना. Intended labor is a bounded labor under contract of work for the employer for a specific amount of time to pay for his passage to a new country or home. जो इंटर्न लेबर होती है वो क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक निश्चित समय अवधि होती है कि इस समय से इस समय तक वो व्यापारी के पास अपना काम करेगा या वो वहाँ पर मजदूरी करेगा. उसके बाद उसको जो अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है और वो वापस अपने देश लौट आता है. रीज़न वाई इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी. क्या वजह थी कि नया सिस्टम लाया गया मजदूरी का. बहुत सारे जो माइग्रेट्स थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते थे लोग, उनमें काम के लिए वो गरीबी से बचने के लिए और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए अपने गाँव को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ रहे थे, और शहर में जाके वहाँ के उनको धोखाधड़ी मिलती थी. उनको ये तक नहीं बताया जाता था, वहाँ से उनको लाया जाता था कि आपको काम दिलाया जाएगा, और उनको ये तक नहीं बताया जाता था कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा, किस तरह का काम कराया जाएगा. किसी किसी धर्म में उस समय पर ये मान्य था कि समुद्री मार्ग से
यात्रा करना गलत होता है, पाप होता है, आपको समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय उन लोगों को ये नहीं बताया जाता था कि कभी कभी उनको समुद्री रास्ते से भी ले जाया जाता था। जो टास्क उनको दिए जाते थे, जो कार्य उनको दिए जाते थे, कहाँ काम करते थे, वो अधिकतर बागानों में लेके जाए जाते थे या खदानों में लेके जाए जाते थे। और जहाँ उनको इस तरह के काम दिए जाते थे कि वो एक दिन में पूरे ना हों, उनको जो टास्क दिए जाते थे वो उनको पूरे करने होते थे। जो इतना काम दिया गया है उतना काम ख़त्म करना ही करना होता था। कई बार वो पूरे दिन में ख़त्म नहीं होते थे, और जब वो कार्य ख़त्म नहीं होते थे तो उनको हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। और साथ ही साथ अगर उनका कार्य उनको अनसेटिस्फैक्ट्री लगता था, असंतोषजनक लगता था, तो वो उनकी सैलरी भी काट लेते थे, जिससे कि उनको, जो मज़दूर लोग होते थे वो वैसे ही बहुत परेशान रहते थे, ऊपर से उनकी सैलरी भी कट जाती थी। तो ये चीज़ें ताकि ना हो पाए, इसलिए नया स्लेवरी का सिस्टम लाया गया। जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बहुत बुरी थी। एक ही जगह पर काफ़ी सारे लोगों को रखा जाता था, खाने पीने की, सामान की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और रहने का भी, जो उनकी काम करने की अवस्थाएं थी, किस तरह से वो काम करते थे, दिन रात लगे रहते थे, वो उनकी अवस्थाएं भी अच्छी नहीं थी। तो इन सब से बचाने के लिए ही नया स्लेवरी सिस्टम लाया गया था। कॉर्न लॉ क्या है? अनाज का कानून। अ कॉर्न लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन इन 1804। जो पहला कॉर्न लॉ था वो ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया गया था 1804 में, जब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो डोमिनेट करते थे वहाँ की पार्लियामेंट को, और अपना जो प्रॉफिट होता था उनका, उसको बचाने के लिए वो वहाँ की सरकार को डोमिनेट यानी कि दबा के रखते थे, क्योंकि उनका ज़्यादा शेयर होता था सरकार में। और वो कहते थे कि बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट ना किया जाए, बल्कि उन्हीं के यहाँ उगाए हुए सामानों को जनता तक पहुँचाया जाए। इफ़ेक्ट ऑफ एबोलिशंस ऑफ कॉर्न लॉ। इसके इफ़ेक्ट क्या हुए कि जब कॉर्न लॉ लाया गया, दिस अलाउड द मर्चेंट्स इन इंग्लैंड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम अब्रॉड एट लोअर कॉस्ट। जब उसको एबोलाइज किया गया, उसको रोक दिया गया इस तरह के कानून को, तो जो वहाँ के बाकी व्यापारी थे उनके लिए आसान हो गया बाहर से अनाज मंगाना और उसको अपने देश में बेचना। वो सस्ती कीमत पर मंगाते थे और आराम से बेच देते थे। इट लीड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में वहाँ पर बेरोज़गारी फैल गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि खेती जब बाहर से सस्ता मिल रहा है तो खेती में नहीं लगाया जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ प्रॉस्पेरस कैपिटलाइज क्लास इन द अर्बन एरियाज़। शहरी क्षेत्रों में जो कैपिटलाइज थे, यानी कि जो बड़े पूंजीवादी थे, उनकी पूंजी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो बाहर से महंगा ला रहे थे, लेकिन बाहर से सस्ता ला रहे थे, लेकिन अपने देश में आके वो उसको महंगा बेच रहे थे। तो उससे क्या हुआ, उनकी पूंजी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर फोर्स द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जब इस तरह की बेरोजगारी आई, तो उन लोगों ने मूवमेंट किया किस तरफ? इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्किंग के लिए, क्योंकि जब उन्हें खेती में काम करने के लिए नहीं मिल रहा था तो वो इंडस्ट्रियल वर्क के लिए चले गए। यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। क्यों अट्रैक्टेड थे वो? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे लैंड और मिनरल रिसोर्सेज थे। तो वो लोग अफ्रीका आए इस तलाश में कि वहाँ वो नए नए प्लांटेशन और मिनरल्स के जो माइंस हैं वहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम मात्रा में कीमत लगा के वो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, और जो मिनरल्स हैं उसको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोप में। पर द लस ऑफ कैटल डिसीज डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। क्योंकि उस समय पर वहाँ अफ्रीका में जो जानवरों में रिंडर स्प्रेड करके एक बीमारी फैली थी, उसकी वजह से वहाँ बहुत बुरे हालात थे। तो जो प्लांटर, वो पूरा जो अफ्रीकन लाइवलीहुड था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लांटेशन, माइन ऑनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज्ड व्हाट स्केयर्स कैटल रिसोर्सेज रिमेन टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर खेती ही करते थे या जानवरों के ऊपर निर्भर रहते थे, तो जब वो बीमारी फैली तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार था वो ठप हो गया। तो वो लोग मजबूर हो गए इन माइन वर्कर्स में या प्लांटेशन में काम करने के लिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसके कमाने के लिए उन्होंने इन किसी भी जगह पर कम से कम कीमत पर काम करना स्वीकार कर लिया, और इसकी वजह से वहाँ लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ने लगा। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। खाने से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो कल्चर एक्सचेंज है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वो कैसे हुआ। जो ट्रेडर्स थे या ट्रैवलर्स थे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाते थे वो, क्योंकि पहले
ट्रैवलिंग के लिए इतने साधन नहीं थे, तो सब सामान अपने साथ लेके चलते थे। उसकी वजह से ऐसी बहुत सी फसलें हैं जो एक देश से दूसरे देश में गई, जैसे कि हम खुद जानते हैं पटेटोज़, मेज़, सोया, ग्राउंडनट, टमाटोज़, चिलीज़ और स्वीट पोटैटो। ये हमारे यहाँ नहीं होते थे, ये हमारे यहाँ बाहर से आए हैं। ये आए कहाँ से हैं? अमेरिका से आए हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्स west from China to become spaghetti, or perhaps Arab traders took pasta to 5th century, spices and Iceland in Italy. Indian rotis have become tortillas in Mexico, America and Western countries. जो नूडल्स थे वो चाइना से चले थे और पहुँचते पहुँचते वो स्पैगेटी के नाम से जाने लगे। अरब के बहुत से ट्रेडर्स हैं जो मसालों को लेकर जाते थे और अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम दिए गए। और जो रोटी थी भारत में, जिसको रोटी कहा जाता है, उसको अमेरिका में, वेस्ट कंट्रीज़ में या मेक्सिको में, इन सभी में उसको टॉर्टस के नाम से जाना जाता है। यूरोप के गरीब लोग थे वो अब अच्छा खाना खाने लगे थे, क्योंकि जो पोटैटो था वो सस्ता मिलता था और पोटैटो इजीली अवेलेबल हो जाता था, तो पोटैटो सस्ता पड़ता था, तो वो आलू से बनी हुई चीज़ें अधिकतर खाने लगे थे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।